पिछले क्लास में प्लेन का इक्वेशन लिखने समझा रहे थे, तो तीन तरीका से इक्वेशन लिखने समझाए थे। ठीक, सबसे पहला जो बताए थे वो देखना। पहला समझाए थे जनरल इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, जनरल इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। ठीक, किसी भी प्लेन का जनरल इक्वेशन। इसमें तुमको यह याद रखना है कि यदि कोई लीनियर इक्वेशन लिखा हुआ है एक्स वाई जेड में, एक्स वाई जेड में कोई लीनियर इक्वेशन लिखा हुआ है, इट मींस मतलब वो किसका इक्वेशन है? एक प्लेन का इक्वेशन है। यदि कोई लीनियर इक्वेशन लिखा हुआ एक्स वाई जेड में, इसका मतलब वो किसका इक्वेशन है? तो एक प्लेन का इक्वेशन है। तो जनरल इक्वेशन प्लेन का क्या होता है? जनरल इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इज क्या? तो ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0, यही प्लेन का जनरल इक्वेशन होता है। ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। ठीक, इसमें फिर याद रखना था कि ये x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट और z का कोएफिशिएंट, मतलब a b c इस प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो होता है। a b c क्या कहलाता है? r डायरेक्शन रेशियो जो नॉर्मल टू द प्लेन, कि वो प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो कहलाता है a b c। बात समझ गए? इसके बाद दूसरा फिर था आपका नॉर्मल फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन। दूसरा नंबर, प्लेन का इक्वेशन किस फॉर्म में? नॉर्मल फॉर्म में। ठीक, तो देखो इसमें क्या क्या दिया रहेगा, तो इस फॉर्म का यूज करोगे वो समझना। ठीक, देखो इसमें तुमको दिया रहेगा कि जिस प्लेन का इक्वेशन लिखना है उस प्लेन पर कहां से परपेंडिकुलर ड्रॉन करना है? ओरिजिन से। मान लो ये प्लेन है, जिस प्लेन का तुमको इक्वेशन लिखना है, तो इस प्लेन पर ओरिजिन से डालना है परपेंडिकुलर ON। तो ये परपेंडिकुलर लेंथ दिया रहेगा कि ये परपेंडिकुलर लेंथ कितना है? d, और इसी परपेंडिकुलर का डायरेक्शन कोसाइंस कितना है? ln। यही दोनों चीज दिया रहेगा, तो इन फॉर्मूला जो लिख रहे हैं उसका यूज करना। क्या क्या चीज क्वेश्चन में दिया रहेगा कि फॉर्मूला यूज होगा? जिस प्लेन का इक्वेशन लिखना है उस प्लेन पर कहां से परपेंडिकुलर खींचना है? ओरिजिन से ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर, और ये परपेंडिकुलर लेंथ कितना है? d, और इसी परपेंडिकुलर का डायरेक्शन कोसाइंस ln है। तो इस प्लेन का इक्वेशन क्या लिखना है? तो lx प्लस my प्लस nz इक्वल टू कितना? d। बात समझा? ये हुआ कार्टेशियन फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन। कब? जब परपेंडिकुलर लेंथ दिया रहेगा और उसका डायरेक्शन कोसाइंस दिया रहेगा। इस प्लेन का इक्वेशन कितना लिखना है? lx प्लस my प्लस nz बराबर d। और इसी को वेक्टर में जब चेंज करने कहे थे, यदि ये कार्टेशियन इक्वेशन है प्लेन का, तो इसका वेक्टर फॉर्म कैसे लिखना है? वेक्टर फॉर्म। देखो जो जो वेरिएबल है उसको एक साथ लिखना है, जो कांस्टेंट टर्म रहेगा उसको, वेरिएबल कौन है? x y। अब वेक्टर में लिख रहे हैं i j k लगाएंगे ना तब वेक्टर होगा, मतलब x i k y j k और z इसका डॉट प्रोडक्ट, फिर l i k प्लस m j k प्लस n k k इक्वल टू कितना? तो p। समझ गया? वेरिएबल एक साथ और कांस्टेंट टर्म एक साथ। आप बताना इसको कौन सा वेक्टर लिखते हैं? x i y k z k को किसे रिप्रेजेंट करते हैं? r के द्वारा। तो r डॉट और ये बताओ l m n क्या है? इस नॉर्मल का डायरेक्शन कोसाइंस है। इस नॉर्मल का डायरेक्शन कोसाइन किसको बोलते हैं? तो यूनिट वेक्टर में जो i j k का कोएफिशिएंट होता है, ये एलिमेंट ही नॉर्मल का डायरेक्शन कोसाइन है, मतलब ये नॉर्मल का क्या है? यूनिट वेक्टर है। तो इसको n कैप लिख देंगे इक्वल टू क्या? p। यही हो गया वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन। ये कार्टेशियन फॉर्म में होगा प्लेन का इक्वेशन, और ये
जहां एन कैप जो लिखा है, एन कैप क्या है? तो नॉर्मल का यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर ऑफ नॉर्मल। जो नॉर्मल है ये ओ एन, उसका ही क्या है? यूनिट वेक्टर। अब बताओ, यदि इसको कार्टेशियन में चेंज करो, सॉरी कार्टेशियन तो ये है जनरल इक्वेशन, यदि इसको वेक्टर में चेंज करोगे फिर उसी ढंग से जो आप बोले थे, ये कार्टेशियन इक्वेशन दिया हुआ है, इसको वेक्टर में बदलना है, कैसे बदलोगे? वेरिएबल वाला x था कांस्टेंट टर्म, फिर x y z है वेरिएबल, तो x i के y j के और z डॉट, फिर a b c कांस्टेंट है, तो a i के b j के और c i कांस्टेंट है को d यहां लिख दिए, ये कांस्टेंट है, प्लस d लिखे माइनस d लिखे, वो तभी फार्मूला है, इसीलिए कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है। अब बताओ इसको कौन सा वेक्टर लिखते हैं? अब ये बताना, एलिमेंट तो इसमें डायरेक्शन कोसाइन था, लेकिन ये एबीसी क्या है? डायरेक्शन रेशियो है। तो डायरेक्शन कोसाइन रहेगा तो यूनिट वेक्टर लिखते हैं, और डायरेक्शन रेशियो रहेगा तो वेक्टर लिखते हैं। मतलब वेक्टर r डॉट n वेक्टर इक्वल टू d, यही हो गया इसका वेक्टर फॉर्म। ये हुआ कार्टेशियन फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन, और ये हुआ वेक्टर फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन। अब देखो कार्टेशियन से वेक्टर में चेंज करके समझाए, कार्टेशियन से वेक्टर में चेंज करके समझाए ना। अब वेक्टर से कार्टेशियन में कैसे बदलते हैं? यदि मान लो किसी प्लेन का इक्वेशन लिखा हुआ है, इफ द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इज, मान लो इसे लिख दिया वेक्टर r डॉट माइनस i कैप 3j कैप माइनस 5k कैप इक्वल टू 15, तो देख के बताओ किसका इक्वेशन है? वेक्टर r डॉट है, समझ जाना किसका इक्वेशन है? प्लेन का। ये प्लेन का वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, समझ गया? पहचानने बताए थे, बोला लाइन को कैसे पहचानते हैं? तो लाइन में हमेशा एलएचएस में क्या रहेगा? r बराबर लिखा रहेगा लाइन का इक्वेशन। दो ही चीज ना थ्री पर है, एक लाइन और एक प्लेन, तो कुछ पढ़ा नहीं है। तो लाइन का इक्वेशन कैसे पहचानना? लाइन में हमेशा क्या रहेगा? एलएचएस में वेक्टर r बराबर आरएचएस में लिखा रहेगा। अब प्लेन को कैसे पहचानोगे? वेक्टर r डॉट एक वेक्टर लिखा रहेगा, वेक्टर r डॉट एक वेक्टर, और आरएचएस में हमेशा कांस्टेंट टर्म लिखा रहेगा। यही प्लेन का इक्वेशन पहचानने का तरीका होगा। तो यदि वेक्टर फॉर्म है, इसको कार्टेशियन में बदलना है तो कैसे बदलोगे? तो वेक्टर r किसको लिखता था? जिसको लिखता है वहां लिख दो xi के प्लस इसी को वेक्टर r लिखते हैं। तो जब वेक्टर से कार्टेशियन में बदलना रहे तो यही लिखना है। जब वेक्टर से कार्टेशियन में बदलना रहे इसी ढंग से कि वेक्टर r को क्या लिख देंगे? xi प्लस yj प्लस z, डॉट प्रोडक्ट आता है करना है, बोलो डॉट प्रोडक्ट i का i के साथ, j का j के साथ और k का, हो गया डॉट प्रोडक्ट। देखो कार्टेशियन में चेंज हो गया कि नहीं हो गया? हो गया कार्टेशियन में चेंज। तो जो x y z का कोएफिशिएंट है, फिर एक बार रिपीट कर रहे हैं, जो x y z का कोएफिशिएंट है, x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट, z का कोएफिशिएंट क्या कहलाएगा? प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो। प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन, प्लेन का डायरेक्शन रेशियो नहीं, प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो कहलाएगा। तो पहला दूसरा ये था। तीसरा लिखाए थे इंटरसेप्ट फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन, इंटरसेप्ट फॉर्म में, याद है? क्या क्या दिया रहेगा तो उसको यूज करोगे? x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट और z इंटरसेप्ट। तो बोलो x इंटरसेप्ट a है, y इंटरसेप्ट b है, z इंटरसेप्ट c है, तो क्या लिखोगे प्लेन का इक्वेशन? इंटरसेप्ट फॉर्म में, इंटरसेप्ट फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन। तो x के नीचे में x इंटरसेप्ट, y के नीचे में y इंटरसेप्ट और z के नीचे में z इंटरसेप्ट इक्वल टू कितना? तो x अपॉन a प्लस y अपॉन प्लस z अपॉन इक्वल टू 1। यही प्लेन का इक्वेशन हो जाएगा इंटरसेप्ट फॉर्म में, जब x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट और z इंटरसेप्ट दिया रहेगा तब। चौथा बताए थे तुम लोगों को, पॉइंट दिया रहेगा और डायरेक्शन रेशियो दिया रहेगा नॉर्मल का, डायरेक्शन रेशियो जो नॉर्मल टू द प्लेन, ये दोनों क्वेश्चन में दिया रहेगा।
तो कैसे लिखना प्लेन का इक्वेशन? एक प्लेन है जो किस पॉइंट से पास कर रहा है? x1 y1। इस प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो कितना है? ABC है। तो कैसे लिखते हैं इस प्लेन का इक्वेशन बताओ? तो a into x minus प्लस b into y minus प्लस c into z minus इक्वल टू। तो जब एक पॉइंट दिया रहेगा नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो दिया रहेगा, यही फॉर्मूला यूज करना। तो क्वेश्चन देख के यही पहचानना कि क्या दिया हुआ है और जो दिया रहेगा उसके अनुसार फॉर्मूला यूज करना। तो जब पॉइंट दिया रहेगा और डायरेक्शन रेशियो, ये फॉर्मूला कि a into x minus x1 plus b into y minus y1 plus c into z minus z1 equal to 0। यही इस प्लेन का इक्वेशन होगा। बात समझा? चलो आज शुरू कर रहे हैं। पिछला क्लास वाला रिवीजन हो गया। अब 5 नंबर दे के लिखो। 5 नंबर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू 3 given points, 3 given points। ये प्लेन का इक्वेशन लिखना है जो 3 पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक ना? द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन which passes through the point, which passes through the point a x1 y1 z1, फिर b x2 y2 z2 and c x3 y3 z3 is given by। अब देखो फिगर से भी बना देते हैं, बना के बता देते हैं। एक पॉइंट ये है a x1 y1 z1, एक पॉइंट यहाँ मान लो है b x2 y2 z2, और एक पॉइंट यहाँ मान लो है c x3 y3 z3। इसी प्लेन का इक्वेशन तुमको लिखना है, ठीक ना? जो प्लेन इन तीनों पॉइंट से क्या हो रहा है? पास हो रहा है। यानी ये फॉर्मूला जो लिखा है कब यूज करना है? जब 3 पॉइंट क्वेश्चन में दिया रहेगा तब। कि 3 पॉइंट से पास करने वाला एक प्लेन का इक्वेशन लिखना, समझ जाना कि फॉर्मूला यूज करना। तो फॉर्मूला आएगा कैसे? अभी डिजाइन करेंगे तब ना। तो देखो इससे पहले हम पढ़ाए थे जो चौथा नंबर, उसमें प्लेन का इक्वेशन लिखने के लिए क्या क्या चीज मालूम रहना चाहिए कि उस फॉर्मूला से तुम प्लेन का इक्वेशन लिख सकते हो। चौथा नंबर एक पॉइंट और नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो। तो पॉइंट तो इसमें भी दिया होगा, कोई दिक्कत नहीं। क्या नहीं मालूम है? डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो नहीं मालूम है तो डायरेक्शन रेशियो भी फिलहाल मान लेते हैं। मान ले डायरेक्शन रेशियो कि हम मान लेते हैं इसका यही नॉर्मल है। अब मान लेते हैं कि इसका लेट डायरेक्शन रेशियो a, b, c। अब बता, अब तो प्लेन का इक्वेशन लिख सकते हो चौथा फॉर्मूला से। तो कैसे लिखोगे इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन? बताओ, फॉर्मूला याद है? रिक्वायर्ड प्लेन मान लो इस पॉइंट को यूज करके लिखते हैं। तो कैसे लिखोगे? a into x minus x1 यही लिखा है, फिर b into प्लस c into इक्वल टू 0। तो देखो एक पॉइंट को यूज करके प्लेन का इक्वेशन लिख दिया, लेकिन 2 पॉइंट अभी बाकी है। ये दोनों आई दोनों कहाँ है? पॉइंट इसी प्लेन में है। इस प्लेन का तुम इक्वेशन लिखे हो। तो जब ये दोनों पॉइंट इस प्लेन में है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट प्लेन के इक्वेशन को सैटिस्फाई करेगा। इस दोनों पॉइंट से उस इक्वेशन को क्या करना? कि इज सैटिस्फाइड बाय किस पॉइंट से? b x2 y2 z2 and c x3 y3। आसान सैटिस्फाइड कराने। बोलो पहले किससे करा? कैसे सैटिस्फाइड कराते हैं? तो x के स्थान पर x2 लिख देंगे
y के स्थान पर y2 और z के स्थान पर z2। आज इससे सेटिस्फाइड कराओगे तब x के स्थान पर x3, y के स्थान पर y3 और z के स्थान पर z3। अब बताओ तीन इक्वेशन है, इसमें वेरिएबल भी तीन है, ए भी हट जाएगा, इसको डिटरमिनेंट के मेथड से हटा देते हैं क्योंकि इलिमिनेट समझते हो ना, हटाना है ए बी एंड सी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड बाय डिटरमिनेंट मेथड। किस मेथड से हटा रहे हैं? डिटरमिनेंट मेथड से। आता है हटाने, ये हटा देना है और जो उसका कोएफिशिएंट है सो इसमें लिख देना। बोलो पहला में a का कोएफिशिएंट कितना है? x माइनस x1, दूसरा में और तीसरा में z माइनस c का। a का कोएफिशिएंट ये, b का ये, c का। सेकंड इक्वेशन में बताओ a का कोएफिशिएंट x2 माइनस x1, y2 माइनस और z2 माइनस। फिर तीसरा में x3 माइनस x1, y3 माइनस और z3 माइनस इक्वल टू 0। इक्वल टू क्या लिख देना? 0। यही हो गया उस प्लेन का इक्वेशन। यही फॉर्मूला तुमको याद रखना। समझा? नहीं समझा तब कैसे समझेगा सो समझो। सबसे पहला बात, ये फॉर्मूला कब यूज करना है? जब क्वेश्चन में 3 पॉइंट दिया रहेगा कि 3 पॉइंट से पास करने वाला प्लेन का इक्वेशन लिखो, तब इसको यूज करना। ठीक, अब कैसे यूज करेंगे? तो यह याद रखना है कि 3 पॉइंट से पास करने वाला प्लेन का इक्वेशन डिटरमिनेंट में लिखते हैं। सबसे पहले क्या याद रखना कि 3 पॉइंट से पास करने वाला प्लेन का इक्वेशन कैसे लिखा जाता है? डिटरमिनेंट में। डिटरमिनेंट में। अब डिटरमिनेंट में लिखते क्या क्या है सो समझना। देखो 3 पॉइंट क्या क्या दिया हुआ है? ये x1 y1 z1, x2 y2 z2 और x3 y3। तो कोई एक पॉइंट पहले ले लेना, जो तुम्हारा इच्छा। किसी को पहले ले सकते हो, किसी को बाद में ले सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम ये लेके चले। तो पहला रो में x में सबको घटा के लिखना। पहला रो में देखो x माइनस x1, y माइनस और z माइनस, अब 2 पॉइंट बाकी रह जाएगा ये दोनों। तो इस दोनों पॉइंट से उसको सेटिस्फाइड करा देना। उस दोनों पॉइंट से उसको क्या करना? सेटिस्फाइड मतलब क्या? x के स्थान पर x कोऑर्डिनेट, y के स्थान पर और z के स्थान पर। बोलो आएगा x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। फिर इससे सेटिस्फाइड कराएंगे, क्या आएगा? सेटिस्फाइड करा x3 माइनस x1, y3 माइनस y1, z3 माइनस। डिटरमिनेंट लिखा गया और डिटरमिनेंट का वैल्यू इक्वल टू क्या कर देना? आता मान निकाल लेना। मान निकाल दिया, आंसर आ गया। याद रखने का तरीका समझा? कब फॉर्मूला ये वाला यूज करना है? 3 पॉइंट दिया रहेगा तब कैसे यूज करना है? 3 पॉइंट से पास करने वाला प्लेन का इक्वेशन डिटरमिनेंट में लिखना। और डिटरमिनेंट कैसे लिखते हैं? अब पहला पॉइंट कोई पॉइंट ले सकते हो तीनों में से, उसको x y z में पहले घटा के लिख दो। कोऑर्डिनेट को किस में? x में x कोऑर्डिनेट घटाना, y में z में। पहला लिख दिए, दो को जो बचेगा उस दोनों से इसको क्या करना है? सेटिस्फाइड करा के लिख देना। बात समझा? यही हो जाएगा उस प्लेन का इक्वेशन। नीचे उसके नीचे लिख लेना व्हिच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। वहां उसके नीचे वैसे लिख लेना व्हिच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। डिटरमिनेंट के नीचे में, इस डिटरमिनेंट के नीचे में लिख लेना। ठीक ना? डिटरमिनेंट के नीचे भी एक लाइन लिख लेना। चलो उतारो जल्दी, प्रिंट करो, फिर मिटा देंगे। जल्दी प्रिंट करो। देखो अब जो कॉन्सेप्ट पढ़ाए उसको एक क्वेश्चन के द्वारा समझा रहे हैं। पढ़ो क्वेश्चन, लिखा हुआ क्वेश्चन कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन दैट पासेस थ्रू द पॉइंट दिस एंड। एक प्लेन का इक्वेशन निकालना मतलब लिखना जो ये तीनों पॉइंट से पास कर रहा है। बोलो 3 पॉइंट से, फिर कॉन्सेप्ट पढ़ा। तो 3 पॉइंट से पास करने वाला प्लेन का इक्वेशन कैसे लिखते हैं? तो कहोगे डिटरमिनेंट में लिखा जाता है। 3 पॉइंट से पास करने वाला प्लेन का इक्वेशन डिटरमिनेंट में। देखो लिख रहे हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन इज। डिटरमिनेंट में कैसे लिखते हैं? तो
तीनों में से जो तुम्हारा मन है पहले एक पॉइंट ले लो, जो इच्छा है। मान लो यही हम ले रहे हैं पहले पॉइंट, तो जो पॉइंट पहले लोगे ना उसको x y z में घटा के लिखना। x में x कोऑर्डिनेट, y में z में। जब x y z तो लिखना जरूरी है, उसके बिना तो इक्वेशन नहीं होगा। बोलो यहाँ x में कितना घटेगा, फिर y में भी, और z में फिर माइनस 1। माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा, लिख दे डायरेक्ट +1। अब 2 पॉइंट बचा हुआ है, इस दोनों पॉइंट से इसको क्या करो, सेटिस्फाई करो। तो x के स्थान पर x कोऑर्डिनेट, y के स्थान पर z के स्थान पर। बोलो पहले इससे तो क्या लिखोगे, 6 माइनस, फिर 4 माइनस, और फिर -5 प्लस, और इससे करोगे तब -4 माइनस 1 -2 माइनस, और 3 प्लस x के स्थान पर x कोऑर्डिनेट, y के स्थान पर z के स्थान पर इक्वल टू 0। खाली डिटरमिनेंट का मान निकाल दो, आंसर आ गया। नहीं समझाते एक बार और समझा रहे हैं, ठीक। फिर से एक बार बताना, 3 पॉइंट से पास करने वाला प्लेट का इक्वेशन हमेशा कैसे लिखना है, डिटरमिनेंट में। डिटरमिनेंट कैसे लिखते हैं, पहले किसी भी एक पॉइंट को x y z में हटा के लिखना। x में x कोऑर्डिनेट, y में, तो मान लो हम इसको हटा के लिखना, फिर से समझना। अब दूसरा पॉइंट को तो बोलो x माइनस 6 y माइनस z, अब माइनस फिर -5 लिखेंगे। बोलो माइनस माइनस क्या आ जाएगा। अब 2 पॉइंट अभी बाकी है, कौन कौन, ये और इस दोनों पॉइंट से इसको क्या करो, x के स्थान पर x कोऑर्डिनेट, y के स्थान पर y कोऑर्डिनेट, z के स्थान पर, यानी 1 - 6 1 - 4 -1 प्लस, उससे सेटिस्फाई कराएंगे तब -4 - 6 -2 - 4 और 3 प्लस इक्वल टू। ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, आंसर से में आएगा। आंसर अलग अलग अभी देखने में अलग अलग लग रहा है, लेकिन सॉल्व करेंगे तो इसका भी वही आंसर आएगा, इसका भी अलग आंसर कभी नहीं आएगा। अब लिखने सीखा, डिटरमिनेंट का मान निकालने पहले से जानते हो, मान निकाल दो। कैसे निकालते हैं डिटरमिनेंट का वैल्यू, किसी भी एक रो या कॉलम में तोड़ के लिखते हैं, तो जिसके एलोंग मन है तोड़ देना। बोलो 6 में से 1 घटा दो, यहाँ 3 और यहाँ माइनस, फिर -5 -3 और 4। इसको तोड़ रहे हैं, एक्सपेंडिंग along first row, along first row। तो बोलो तोड़ने पर x -1, इसके रो और कॉलम को छोड़ दो, ये दोनों ये हो जाएगा 12, और 12 माइनस 12 कट जाएगा ना, फिर माइनस y -1, इसके रो और कॉलम को छोड़ दो, 20 होगा 20, और फिर माइनस 20। फिर इसको बताओ कितना हो जाएगा, -50 और माइनस माइनस +50, 0 इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब हो गया तीनों पॉइंट कोलिनियर है, प्लेन पर नहीं है। लिख देना ये तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। ये 0 इक्वल टू 0 आ गया, मतलब इससे प्लेन कभी नहीं बन सकता। आंसर भी यही होगा, तब ऐसा आ गया तो आंसर भी यही होगा। वैसा बात नहीं है कि हाँ वही आंसर भी है, ठीक ना। 0 इक्वल टू 0 आ गया, मतलब ये तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। इवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, इससे प्लेन नहीं बन सकता, इसीलिए इक्वेशन में लिखा है इवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। Hence, there is, इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा एक भी प्लेन नहीं होगा। There is no plane which passes through, जो कि इस तीनों पॉइंट से पास करेगा, passes through even 3 points। अब क्वेश्चन है वैसा लिखा गया, बुक में ही लिखा हुआ, हमको अपने मन से लिखे नहीं, ऐसे लिखने सीख लिया ना। जो इसका मान आता वही इसका
ऐसे 0 आ गया तो नहीं तो कुछ ना कुछ तो एलएचएस में आता ही ना, बराबर 0 वही इस प्लेन का इक्वेशन होगा। बात समझा? चलो उतार लो सर, लिखने आ गया ना प्लेन का इक्वेशन 3 पॉइंट से पास करने वाला। चलो उतारो तक, प्रिंट करो जल्दी। देखो 6 नंबर, अब देखना, अब जितना फॉर्मूला एक बार दिखाएंगे सब आपको स्ट्रेट लाइन में लिखाया हुआ है या वेक्टर में, ठीक ना। अब कोई नया फॉर्मूला नहीं है, सब पिछला ही है। तो सबसे पहले स्ट्रेट लाइन में आना। यदि मान लो कोई स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ये लिखा हुआ है ax + by + c = 0, तो इस लाइन के ठीक पैरेलल कोई लाइन है, इस लाइन के ठीक पैरेलल कोई लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन कैसे लिखते हैं? क्या चेंज होगा? सिर्फ कांस्टेंट टर्म को बदल देना है। ax + by c को क्या मान लेना? k। आई दो मानों के k का वैल्यू निकालने के लिए कुछ ना कुछ क्वेश्चन में एक कंडीशन दिया रहेगा, तो जो कंडीशन दिया रहेगा उसको यूज करके k का मान निकाल लेना। किसी लाइन के पैरेलल एक लाइन का इक्वेशन लिखना, सिर्फ क्या चेंज कर देना? जो लाइन का इक्वेशन दिया रहेगा उसमें खाली कांस्टेंट टर्म बदल देना, और जो मानोगे k लैम्डा t कुछ भी मानो उसका वैल्यू निकालेंगे कुछ ना कुछ और क्वेश्चन में दिया रहेगा, जो दिया रहेगा उसको यूज करके मान निकाल लेना। तो लाइन और प्लेन में क्या अंतर है? खाली लाइन में x y रहता है, प्लेन में x y z तीनों रहेगा, लेकिन लिखाएगा उसी ढंग से कि मान लो किसी प्लेन का इक्वेशन ये है, ये तो ठीक इसके पैरेलल कोई प्लेन है, उस प्लेन का इक्वेशन कैसे लिखोगे? ये कांस्टेंट टर्म सिर्फ चेंज कर देना। d लिखा हुआ, d को हम क्या मान लेंगे? k, कि ax + by + cz + k बराबर, इस k का मान निकालने के क्वेश्चन में कुछ ना कुछ दिया रहेगा और चीज, खाली तो नहीं कह देगा कि प्लेन, हाँ ऑब्जेक्टिव में इसमें पूछेगा, खाली कह देगा कि पैरेलल कौन प्लेन है। एग्जांपल से भी समझा देके और ये लिखो तो 6ठा नंबर देखे, कि द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन which is parallel to the plane, which is parallel to the plane ax + by + cz + d = 0 is given by the equation of a plane which is parallel to the plane, कि इस प्लेन के पैरेलल कोई प्लेन है उसका इक्वेशन कैसे लिखोगे बताओ? तो क्या कहोगे? खाली कांस्टेंट टर्म चेंज कर देंगे, बाकी सब कुछ वही रहेगा, सेम टू सेम, सिर्फ क्या बदलेगा? कांस्टेंट टर्म। और कांस्टेंट टर्म को हम क्या मान लिए हैं? k। यहाँ लिख देते हैं k इज एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मतलब समझते हो ना, कि कांस्टेंट है लेकिन अलग अलग मान में वैल्यू क्या होगा? चेंज होते रहेगा। बात समझा? और k का मान कैसे निकालोगे? उसके लिए क्वेश्चन में और कुछ ना कुछ चीज दिया रहेगा, उसी को यूज करके इस k का मान निकालेंगे। तो नीचे लिख लेना कि फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ k we get different planes and these planes, और ये सभी प्लेन are parallel to, और ये सभी प्लेन क्या होगा? पैरेलल होगा गिवन प्लेन के, पैरेलल टू गिवन प्लेन। बात समझा? k के अलग अलग वैल्यू के लिए प्लेन भी अलग अलग रहेगा, लेकिन सब प्लेन इस प्लेन पे क्या रहेगा? पैरेलल ही रहेगा। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा सो समझना। एग्जांपल, पहला एग्जांपल, द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पैरेलल टू द प्लेन
2x minus 3y plus 5z plus 7 equal to 0 is given by। अब ऑप्शन देखो ऐसे लिखा रहेगा ए नंबर कि -2x plus 3y minus 5z plus 7 equal to 0। बी नंबर कि 2x plus 3y plus 5z plus 10 equal to 0। सी नंबर 2x minus 3y plus 5z equal to 12। डी नंबर 2x minus 3y minus 5z plus 7 equal to 0। बोलो कौन सा ऑप्शन होगा? सी। क्या होगा? क्या बोले हैं कि कोई प्लेन का इक्वेशन दिया रहेगा और ठीक उसके पैरेलल एक प्लेन का इक्वेशन लिखना है, तो सिर्फ और सिर्फ कहाँ चेंज रहना चाहिए? कांस्टेंट का। बाकी कोई चीज चेंज, बाकी सब में देखो चेंज है। यहाँ +2x और पहला में माइनस है, चेंज नहीं है। इसमें देखो 2x प्लस है लेकिन यहाँ 3y माइनस है और यहाँ 3y चेंज है, लेकिन इसमें देखो सेम टू सेम है लिखा हुआ। कांस्टेंट का कुछ भी लिखा रह सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं। 7 रहे, 12 रहे, 15 रहे, 10 रहे, कुछ भी लिखा रहेगा, कोई प्रॉब्लम। x y z वाला टर्म एकदम सेम टू सेम लिखा रहना चाहिए। यही ऑप्शन सही है। एक क्वेश्चन ऐसा पूछ चुका है ऑब्जेक्टिव में, बात समझ के? चलो उतारो कर, प्रिंट करो पहले। देखो अगला लिखना 7। फिर से समझ लो, फिर से एक बार, ये दो लाइन है। एक लाइन का इक्वेशन लिखा हुआ ax plus by plus c बराबर, और एक लाइन ये है L2 जिसका इक्वेशन है ax plus by, यहाँ c1 लिख देते हैं और इसमें c2 लिख देते हैं, या a1 b1 c1, इसमें a2 b2। अब इस दोनों लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से, इस दोनों लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से कितना लाइन पास कर सकता है? अनगिनत लाइन पास कर सकता है। देखो जिसमें कुछ हम दिखा भी देते हैं, बोलो इस ढंग से अनगिनत लाइन पास हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो ये सभी लाइन का इक्वेशन कैसे लिखा जाता है? जिसको हम लोग बोलते हैं फैमिली ऑफ लाइंस या सिस्टम ऑफ लाइंस। इस फैमिली ऑफ लाइंस का इक्वेशन कैसे लिखते हैं? तो पहले फर्स्ट लाइन का इक्वेशन लिख देते हैं L1 प्लस k मान लो, लैम्डा मान लो, t मान लो, इनटू सेकंड लाइन का इक्वेशन है इक्वल टू। अब फिर वही बात कि जो लैम्डा तुम माने हो उसका वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन में और कुछ ना कुछ चीज दिया रहेगा। ऐसा बात नहीं है कि नहीं दिया रहेगा, और कुछ ना कुछ क्वेश्चन में लिखा रहेगा। तो जो लिखा रहेगा उसको यूज करके इस लैम्डा का मान निकाल लेना, ठीक ना? फिर मान रख देना, आंसर आ जाएगा। तो लाइन में भी वही काम करते हैं, प्लेन में भी वही काम करते हैं। हाँ, इसमें एक चीज यह ध्यान देना रहता है कि फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन कब? जब RHS दोनों में 0 रहना चाहिए। यदि 0 नहीं रहेगा तो हम पहले 0 बना लेंगे, मतलब जो भी RHS में रहेगा उसको LHS ले आएंगे, अपने RHS क्या हो जाएगा? 0। तब फॉर्मूला यूज करना है। तो यहाँ लाइन था, यहाँ पढ़ रहे हैं प्लेन, कि किसी भी दो प्लेन के इंटरसेक्शन ऑफ लाइन से पास करने वाला कोई तीसरा प्लेन का इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं। जो कि देखो इस बुक के माध्यम से हम समझा रहे हैं कि कौन प्लेन का हम इक्वेशन लिखने जा रहे हैं। एक प्लेन देखो ये है, एक प्लेन ये है, इस दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन ऑफ लाइन से भी एक प्लेन पास करेगा। देखो ये वाला, देखो ये पे जो खड़ा है कहाँ से पास कर रहा बताओ? तो इधर वाला प्लेन और इधर ये वाला प्लेन, दोनों के इंटरसेक्शन ऑफ लाइन से ही प्लेन पास कर रहा है। यानी इसी प्लेन का इक्वेशन लिखने जा रहे हैं। बोर्ड पर ही नहीं हो सकता ट्रेस, ठीक ना? बोर्ड पर ही कहाँ से आएगा प्लेन? सब कोई बताओ। ये दोनों तो हो सकता है लेकिन ये नहीं हो सकता, ठीक ना? तो इसी प्लेन का इक्वेशन लिखने जा रहे हैं। कैसे लिखाएगा इस प्लेन का इक्वेशन? तो पहला प्लेन का इक्वेशन प्लस लैम्डा इनटू दूसरा प्लेन का इक्वेशन, ठीक है? लैम्डा का मान निकालने के वही क्वेश्चन में कुछ ना कुछ दिया रहेगा। तो लिखो अब 7 नंबर देखे, the equation of a plane which passes through the
line of intersection of the plane P1, इसका इक्वेशन देखो ये लिख दिए a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 बराबर एंड p2, इसका इक्वेशन देखो a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0 इज गिवन बाय। तो बताओ कैसे लिखोगे उस प्लेन का इक्वेशन जो इस दोनों प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है। तो पहले फर्स्ट प्लेन का इक्वेशन प्लस लैम्डा इनटू सेकंड प्लेन का इक्वेशन। अब ध्यान क्या देना है, फार्मूला कब यूज करना है, आरएचएस जब देखो आरएचएस तो 0 है ना दोनों में, पहले इसे लिख देना गिवन बाय p1 प्लस लैम्डा इनटू p2 इक्वल टू p1 मतलब फर्स्ट प्लेन, क्या है फर्स्ट प्लेन a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस लैम्डा इनटू दूसरा प्लेन क्या है a2x b2y c2z प्लस इक्वल टू 0। और वही लैम्डा का वैल्यू निकालने पे क्वेश्चन में कुछ ना कुछ दिया रहेगा कि फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ लैम्डा we get different planes, अलग अलग प्लेन मिलेगा लैम्डा के लिए अलग अलग वैल्यू के लिए, लेकिन सब प्लेन कहां से पास करेगा एंड these planes, ये सभी प्लेन passes through the, पास करेगा कहां से line of intersection of the plane P1 and P2, P1 और P2 के इंटरसेक्शन ऑफ लाइन से पास करेगा जितना भी प्लेन को हम लिखेंगे। हाँ एक चीज अब समझना, देखो यहाँ भी अब पिछले क्लास में भी बोले थे अभी बोल रहे हैं कि अब हम जितना फॉर्मूला लिखाएंगे 3D में प्लेन में सब किस फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में भी फॉर्मूला नहीं लिखाएंगे। यदि मान लो क्वेश्चन वैसा आ गया कि प्लेन का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ तो क्या करना पड़े, कार्टेशियन में चेंज कर लेना, जो कि चेंज करने बता दिए हैं कि वेक्टर r के स्थान पर क्या लिखना xi प्लस yj प्लस दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर देना। तो कार्टेशियन में चेंज करके फॉर्मूला लगाना है, अभी ना अब अभी से लास्ट तक सब फॉर्मूला हम किस फॉर्म में लिखा रहे हैं, कार्टेशियन फॉर्म में, कोई वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला नहीं लिखा रहे हैं। यदि क्वेश्चन वैसा आ गया कि प्लेन का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ तो उसको क्या करना, तो कार्टेशियन में चेंज कर देना, मतलब फॉर्मूला लगाना। बात समझ गया, ये ध्यान रखना हमेशा, ये नहीं समझना कि आप ऐसा तो फॉर्मूला ऐसा कोई लिखेबे नहीं किया, हम लिखाए कार्टेशियन में। हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन वेक्टर फॉर्म में पूछा रहे, कोई भी करना है उसको कार्टेशियन में तुरंत बदल देंगे। चलो उतार लो, पहले प्रिंट करो। देखो समझना, जो अभी कॉन्सेप्ट लिखा है उसको एक क्वेश्चन के द्वारा समझा रहे हैं। ठीक, पढ़ो क्वेश्चन, कहा फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन, मतलब प्लेन का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में लिखना है, पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन दिस एंड दिस, कि जिस प्लेन का तुमको इक्वेशन लिखना है वो प्लेन कहां से पास कर रहा है, इस दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से पास कर रहा, और कहीं से पास कर रहा, और कहां से पास कर रहा है 2 1 3 से। और दो प्लेन के इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, जिस प्लेन का तुमको इक्वेशन लिखना है, जिस प्लेन का तुमको इक्वेशन लिखना है वो प्लेन इस दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से पास कर रहा है कि नहीं पास कर रहा है। लेकिन प्लेन का इक्वेशन यहाँ किस फॉर्म में दिया हुआ है, तो फॉर्मूला हम किस फॉर्म में लिखा है, कार्टेशियन। पहले इस वेक्टर को कार्टेशियन में चेंज कर दो। तो पहले देखो चेंज करने पहले समझा चुके हैं, अब फिर समझा रहे हैं। बोलो गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन्स आर, क्या क्या लिखा हुआ प्लेन का इक्वेशन, पहला प्लेन P1
कि वेक्टर r डॉट 2i प्लस माइनस, बोलो ये वेक्टर है इसको कार्टेशियन में चेंज करना समझाए हैं। इस वेक्टर r के स्थान पर क्या लिख लेना है xi प्लस yj प्लस i डॉट, फिर जो लिखा हुआ है सब उतार दो। क्या डॉट करने आता है 2x प्लस 2y माइनस, और एक चीज बोले थे कि RHS हमेशा क्या रहना चाहिए 0। इस 7 को LHS ले आए, पहला प्लेन मिला कि नहीं मिला P1। अब उसी प्रकार से दूसरा प्लेन बताओ P2 सेकेंड प्लेन क्या लिखा हुआ है वेक्टर r डॉट, ऐसा क्वेश्चन लिखने के पीछे उद्देश्य समझा मेरा कि ताकि तुम लोगों को याद रहे हम फॉर्मूला कार्टेशियन फॉर्म में जानते हैं। क्वेश्चन यदि वेक्टर में भी रहेगा दिया हुआ तो उसको हम कार्टेशियन में पहले चेंज कर देंगे और तब फॉर्मूला लगाएंगे। बोलो हो जाएगा चेंज, डॉट प्रोडक्ट कर दे दोनों का 2x प्लस और उसको 9 को इधर ले, बोलो दोनों प्लेन मिला। अब इस दोनों प्लेन से पास करने वाला, इंटरसेक्शन से पास करने वाला तीसरा प्लेन का इक्वेशन लिखना समझाए हैं। बोलो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन जो जरूरी है वो कैसे लिखोगे, तो पहले फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्डा इनटू सेकंड प्लेन, फॉर्मूला यही याद रखना। बोलो फर्स्ट प्लेन कितना है तो 2x प्लस 2y माइनस 7 प्लस लैम्डा इनटू सेकंड प्लेन बताओ iy प्लस 3z माइनस 9 इक्वल टू, अब लैम्डा का मान पहले निकलेगा तब ना रखेंगे। तो बोलो और कुछ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कैसे बताओ क्या एंड थ्रू द पॉइंट 2 1 3, ये भी लिखा हुआ कि इस दोनों के इंटरसेक्शन से पास करिए रहा और इस पॉइंट से भी पास कर रहा। तो बोलो ये प्लेन इस पॉइंट से जब पास कर रहा है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा कि इज आल्सो पासेज थ्रू, कहां से पास कर रहा है 2 1 3 से। अब लोग ना जानता होगा लिखना तो जरूरी है नहीं कि 2 1 3 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो क्या बोले थे अब थ्योरी याद आया कि लैम्डा का मान निकालने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ क्वेश्चन में जो दिया रहेगा उसको पढ़ के समझ के यूज करके लैम्डा का मान निकालना है, तो निकल जाएगा। तो सेटिस्फाई करा दो 2 1 3 से, यानी x के स्थान पर 2 लिखेंगे, y के स्थान पर 1 और z के स्थान पर 3 लिखो। तो 2 into 2 2 into 1 और 3 into 3 अब प्लस लैम्डा इनटू यहां बता 2 into 2 5 into 1 3 into 3 कट गया यहाँ 4 2 6 और माइनस 16 होगा 6 माइनस 16 प्लस 6 यानी माइनस, यहाँ 9 लैम्डा, यानी लैम्डा का मान कितना हो जाएगा 10/9 आ गया। लैम्डा का मान 10/9। अब यहाँ पर रख दो, अब जोड़ घटा गुणा करने ये करता होगा, इन्हें आता वो भी करना। तो लिख देते हैं कि पुट दिस वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन फर्स्ट। ये एक्स्ट्रा जगह में है इसीलिए यहाँ लिख देते हैं। बोलो कितना होगा 2x प्लस 2y माइनस 3z माइनस लैम्डा के स्थान पर 10 और 2x प्लस 5y प्लस 3z माइनस 9 से मल्टीप्लाई कर देते ताकि 9 से 9 कट जाएगा। 9 into 2x प्लस 2y माइनस और प्लस 10 into कर लोगे अपने से, इसमें 9 से गुना करना, इसमें 10 और दोनों को जोड़ देना, जो आएगा वही तुम्हारा आंसर। क्या कंफ्यूजन है कुछ, क्या हुआ 4 plus 2 6 और 9 से 1 16। जहाँ x से वहाँ 2 लिखना, जहाँ y है वहाँ 1, जहाँ z है वहाँ बोलो x के स्थान पर 2 लिखो तो 2 into 2
नहीं लिखते हैं। y के स्थान पर 1 लिखना है तो 2 into 1 2, z के स्थान पर 3 लिखना है तो 3 into 3 -7। इसमें भी वही काम किया है, x के स्थान पर 2, y के स्थान पर, z के स्थान पर। सेटिस्फाइड करने का मतलब क्या होता है? किसी भी पॉइंट से कोई इक्वेशन को सेटिस्फाइड कराते हैं तो उसका मतलब x के स्थान पर x कोऑर्डिनेट, y के स्थान पर y कोऑर्डिनेट, z के स्थान पर। तो लिखो इसमें, बोलो 2 into 2 5 into 1 और 3 into 3 -9 है, उधरेगा। इसको कर लोगे ना अपने सब एक लाइन, इसमें 9 से मल्टीप्लाई करना, इसमें 10 से, दोनों को ऐड कर देना, जो आएगा वही तुम्हारा आंसर। चलो प्रिंट करो जल्दी। बनाना सीखा कि वेक्टर में रहेगा तो पहले कार्टेशियन में चेंज कर लेंगे, तब फॉर्मूला यूज करेंगे। अब फिर बताओ, यदि कार्टेशियन में आएगा तो उसको वेक्टर में भी चेंज करने समझाए हैं कि ना? कि x y z एक साथ, यानी 2 5 3 एक साथ, 9 वैसे रह जाएगा। चलो उतार दो, का प्रिंट करो। देखो अब जो दिखा रहे हो क्वेश्चन बनाने में काम नहीं करेगा, वो ऑब्जेक्टिव में काम करेगा। कि यदि ऐसा आएगा तो डायरेक्ट टिक लगा देना है। 8 नंबर दे के लिखो, सब दूरी से ही समझ जाओगे सब कुछ। बोलो x एक्सिस का इक्वेशन याद है? इक्वेशन ऑफ x एक्सिस क्या लिखते हैं? x एक्सिस का इक्वेशन y बराबर, क्यों लिखते हैं? क्योंकि y कोऑर्डिनेट हमेशा इस लाइन पर क्या होगा? y एक्सिस का इक्वेशन x बराबर 0। क्यों? क्योंकि x कोऑर्डिनेट 0 होगा, मतलब जो है उसको छोड़ देना, दूसरा को 0 लिखना। x एक्सिस है तो y बराबर 0, y एक्सिस रहता है वैसे आप प्लेन में पहला देखना कि इक्वेशन ऑफ xy प्लेन, xy को छोड़ दो, क्या बचेगा? z बराबर 0 लिख दो। फिर बताओ इक्वेशन ऑफ yz प्लेन, तो क्या लिखोगे? तो x बराबर 0। और फिर इक्वेशन ऑफ zx प्लेन, y बराबर 0। जो लिखा रहेगा उसको छोड़ देना। फिर बताना दूसरा कि यदि कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल है, किसके पैरेलल है? बोलो उसका इक्वेशन y बराबर कांस्टेंट लिखता है ना, और कांस्टेंट कितना होता है? जितना ये लेंथ होता है। यदि ये लेंथ b है तो इस लाइन का इक्वेशन मतलब 2 है तो y बराबर 2 लिखेंगे, 3 है तो y बराबर 3, नीचे रहेगा तो माइनस लिखेंगे। मान लो ये लेंथ 4 है, इस लाइन का इक्वेशन लिखते हैं। तो x एक्सिस के पैरेलल रहेगा तो y बराबर कांस्टेंट, x में उसको छोड़ देना, y बराबर, और y एक्सिस के पैरेलल रहेगा तब x बराबर कांस्टेंट। वही बात यहाँ भी लिखना। फिर अगला कि इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पैरेलल टू xy प्लेन, कि xy प्लेन के पैरेलल कोई प्लेन है उसका इक्वेशन, तो क्या लिखना? z बराबर कांस्टेंट, और कांस्टेंट कितना होगा? जितना z इंटरसेप्ट होगा, मतलब c मान लेते हैं। z बराबर कांस्टेंट, और कांस्टेंट को क्या मान लिए? c। क्यों c माने? नहीं बताओ। z इंटरसेप्ट याद रखना कि जितना z इंटरसेप्ट होगा वही लिखना है। फिर बता इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पैरेलल टू yz प्लेन, yz लिखे हैं तो x बराबर वो कांस्टेंट कितना होगा? जो x इंटरसेप्ट होगा, x इंटरसेप्ट a मान लेते हैं। इस इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू zx प्लेन, तब zx है y बराबर कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट को b मान लेते हैं। सब में एक लिखे रहे, अलग अलग नहीं इंटरसेप्ट लेंथ होगा, x इंटरसेप्ट अलग आएगा, y इंटरसेप्ट सेम रहेगा तो सेम ही लिखना। समझ गया? ये c मतलब लिख देते हैं, c का मतलब z इंटरसेप्ट, c इक्वल टू z इंटरसेप्ट। इसमें बताना a का मतलब x इंटरसेप्ट, इसमें b का मतलब y इंटरसेप्ट। चलो उतारो पहले इतना जल्दी, तब आगे लिखेंगे। अभी 2 और लिखेंगे इसी ढंग से।
इन दोनों को प्रिंट करो। आई ऑब्जेक्टिव में ही पूछेगा और डायरेक्ट आंसर लिख देना, तुरंत रख देना, कुछ करने सोचने का जरूरत नहीं है, खाली याद रहना चाहिए, गलती नहीं रख देना, ठीक, याद करके रखना। अब नीचे लिखना फिर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, देखो यहाँ परपेंडिकुलर लिख रहे हैं, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, तो जब परपेंडिकुलर रहेगा ना तो जो एक्सिस रहेगा वही लिखना है, मतलब x बराबर a, x बराबर कांस्टेंट, यहाँ परपेंडिकुलर लिखा हुआ, ध्यान देना, पैरेलल है x एक्सिस के परपेंडिकुलर, तो x एक्सिस के परपेंडिकुलर बोलो z वाला होता है कि नहीं होता है, वही इसीलिए वहां लिखा है x बराबर a। फिर बताना इक्वेशन ऑफ ए प्लेन परपेंडिकुलर टू y एक्सिस, ये y बराबर b और z एक्सिस रहेगा तो z बराबर c, कोई भी कांस्टेंट रहेगा ठीक उसी को करना है, z बराबर c। ये देखो सिर्फ एक्सिस के परपेंडिकुलर दिए थे, प्लेन के ना x एक्सिस y एक्सिस हो, अब ही आएगा प्लेन कि इक्वेशन ऑफ ए प्लेन परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन, इसमें भी वही बात, देखो उसमें क्या बोले थे कि एक्स एक्सिस रहेगा तो एक्स बराबर लिखना, वाई एक्सिस रहेगा तो जेड एक्सिस रहेगा तो, वैसे यहाँ भी बोलो कौन प्लेन के परपेंडिकुलर है, खाली एक्स से वाई लिखना, जेड वाला नहीं लिखना, जो रहेगा लिखना वही। देखो ऐसे ax प्लस by, जेड नहीं है मतलब जेड का कोएफिशिएंट 0 है, इसमें z नहीं लिखा हुआ मतलब z का कोएफिशिएंट कितना है 0, 0 into z लिखा हुआ। फिर बताना इक्वेशन ऑफ ए प्लेन परपेंडिकुलर टू yz प्लेन, तो क्या लिखना, खाली y और z, x बड़ा 0 मतलब by प्लस cz प्लस b2 बराबर 0। और जब zx रहेगा तो परपेंडिकुलर में यही होता है, जो रहेगा ना वही लिखना है, तो कितना हो जाएगा ax प्लस cz प्लस d3 बराबर y वाला कोएफिशिएंट इसमें 0 हो जाएगा, zx z और x लिखेंगे इधर, तो by नहीं लिखा हुआ है, कांस्टेंट कुछ हो लिख सकते हैं abc, समझ गया, कांस्टेंट से मतलब नहीं है। चलो उतारो, ये 12 को में 2 को जरूर पूछेगा एग्जाम में, एकदम फिक्स है, 2 क्वेश्चन अवश्य आएगा। हो गया इक्वेशन ऑफ प्लेन खत्म, इतना ही प्लेन के इक्वेशन के बारे में पढ़ना है, इससे बाहर अब कभी पूछ नहीं आ सकता है, इतना याद है तो प्लेन का इक्वेशन में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब प्लेन का इक्वेशन हो गया खत्म, ठीक ना। तो 8वां नंबर जो लिखा है वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव में काम करेगा, ऑब्जेक्टिव के लिए उसको याद रखना है, क्वेश्चन बनेगा 7 तक के लिए, 8वां क्वेश्चन बनाने में कभी यूज नहीं होगा, ठीक ना। अब देखो अब आगे पढ़ा रहे हैं तुमको 2 प्लेन के बीच अब एंगल निकालने का फॉर्मूला, प्लेन का इक्वेशन हो गया खत्म। अब हेडिंग दो और नीचे लिखो एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स, 2 प्लेन के बीच एंगल निकालने का फॉर्मूला, एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स, 2 प्लेन के बीच एंगल निकालने का फॉर्मूला। तो सबसे पहला बात ही समझना, देखो प्लेन के बीच एंगल नहीं निकालते हैं, एंगल निकालते हैं दोनों प्लेन के नॉर्मल के बीच का एंगल निकालते हैं। एंगल किसके बीच का निकलता है, दोनों प्लेन के नॉर्मल के बीच का एंगल, जो एंगल दोनों प्लेन के नॉर्मल के बीच का एंगल होगा वही एंगल दोनों प्लेन के बीच का एंगल होगा। जैसे देखो मान लो अभी एग्जांपल यही दोनों प्लेन है, सपोज करो एक प्लेन ये है और एक प्लेन ये है, इस दोनों प्लेन का बीच का एंगल यही ना है, तो ये एंगल किसके बराबर होगा, तो जो इस दोनों प्लेन के नॉर्मल के बीच का एंगल हो, ठीक ना, जो दोनों प्लेन के नॉर्मल के बीच का
एंगल होगा। जैसे फिगर से भी देखो, पहले समझाते हैं, समझ जाओगे तो अच्छी बात है, नहीं समझोगे बहुत अच्छी बात। मान लो एक प्लेन ये है P1, जिसका इक्वेशन ये है P1 बराबर 0। ठीक, एक दूसरा प्लेन देखो ये ले रहे हैं, ये मान लो है प्लेन P2, इसका इक्वेशन ये है। इस दोनों प्लेन के बीच का एंगल ये है कि नहीं? ये एंगल हम थीटा मान लिए कि कितना है? थीटा। देखो फिर से एक बार समझना कि दोनों प्लेन के बीच का एंगल का मतलब होता है दोनों के नॉर्मल के बीच का एंगल। जो दोनों प्लेन पर क्या है? नॉर्मल है, परपेंडिकुलर। तो देखो इस प्लेन का परपेंडिकुलर मान लो ये है, ठीक, इस प्लेन का नॉर्मल ये है परपेंडिकुलर, और इसका नॉर्मल हम इसको मान लेते हैं ये, ठीक। यदि ये दोनों प्लेन के बीच का एंगल थीटा है, तो इस दोनों नॉर्मल के भी बीच का एंगल कितना होगा? ये थीटा ही होगा। ये दोनों प्लेन के बीच का एंगल यदि थीटा है, तो दोनों नॉर्मल के भी बीच का एंगल थीटा ही होगा। तो पहले इसी चीज को लिख लो कि द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स इज इक्वल टू द, वो बराबर होगा एंगल बिटवीन देयर कोरेस्पॉन्डिंग नॉर्मल। बस यही पॉइंट याद रखना है, ठीक, कि द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, कि दो प्लेन के बीच का एंगल इज इक्वल टू मतलब बराबर होगा किसके? द एंगल बिटवीन देयर कोरेस्पॉन्डिंग। कोरेस्पॉन्डिंग मतलब समझा ना, अपना अपना नॉर्मल, पहला प्लेन का नॉर्मल ये है, दूसरा प्लेन का नॉर्मल ये, इसी दोनों प्लेन के बीच के नॉर्मल का जो एंगल होगा, नॉर्मल के बीच का एंगल वही दोनों प्लेन के बीच का एंगल होगा। अब बताओ नॉर्मल क्या होता है? एक लाइन होता है, नॉर्मल भी ये क्या है? स्ट्रेट लाइन है। बोलो स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल निकालने का फॉर्मूला नहीं लिखा है 3D में? 2D में नहीं याद रखना, याद है 3D में लिखाए हैं 3D चैप्टर में, दो लाइन के बीच का एंगल निकालने के लिए किस चीज का जरूरत पड़ता है? दोनों के डायरेक्शन रेशियो का। तो बताओ जब प्लेन का इक्वेशन लिखा रहेगा तो नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो तुम नहीं जानते हो। पहला प्लेन का इक्वेशन ये है, तो इसके नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो कितना होगा? जो x y z का कोएफिशिएंट है, मतलब इस नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो कितना? a1 b1 c1। सेकंड प्लेन का इक्वेशन ये है, तो इसके नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो कितना होगा? इसका डायरेक्शन रेशियो a2 b2। तो बताओ दोनों लाइन के बीच का एंगल तुमसे निकलेगा कि नहीं निकलेगा? फॉर्मूला पहले से जाना हुआ है कि नहीं? याद करने का जरूरत है, वही फॉर्मूला लिख दो। बोलो ये दोनों लाइन के बीच का एंगल कितना? थीटा। दोनों का हम डायरेक्शन रेशियो जान रहे हैं, क्या लिखोगे? देन cos थीटा इक्वल टू a1 a2 प्लस अपॉन रूट अंडर p a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर प्लस फिर इनटू a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर। वही सेम टू सेम फॉर्मूला याद रखना, लेकिन वहां लाइन का डायरेक्शन रेशियो होता है और यहाँ क्या है? a1 b1 c1। बताओ a1 b1 c1 आर डायरेक्शन रेशियो जो नॉर्मल टू द फर्स्ट प्लेन, कि फर्स्ट प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो है, और a2 b2 c2 क्या है? तो सेकंड प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो है। तो एक बार याद कर लिया तो दोबारा याद करने का जरूरत, खाली यही याद रखना है। बस मत क्या उतारो का प्रिंट करो, बड़ी जल्दी इसीलिए अपने
देखो समझना फिर समझा रहे हैं। किसका फॉर्मूला लिखा है? दो प्लेन के बीच का एंगल निकालने का। तो दो प्लेन के बीच एंगल निकालने का रहेगा, तो तुमको क्या निकालना? दोनों के नॉर्मल के बीच का एंगल, दोनों प्लेन के नॉर्मल के बीच का एंगल। नॉर्मल ही एक लाइन होता है, लाइन के बीच का एंगल निकालने के क्या चाहिए? दोनों का डायरेक्शन रेशियो। तो जब प्लेन का इक्वेशन दिया रहेगा तो डायरेक्शन रेशियो इसमें किसको बोलते हैं? नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो एक्स वाई जेड का। पहला जो प्लेन है उसके नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा? a1 b1 c1 का। दूसरे प्लेन का a2 b2, फॉर्मूला लगा देना, ठीक ना। अब देखना इसके आगे, अब कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर प्लेन और कंडीशन फॉर पैरेलल प्लेन। तो जो लाइन का लिखाए थे याद है, दो लाइन के परपेंडिकुलर होने का कंडीशन a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 बराबर 0। पैरेलल होने का कंडीशन a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। देखना ऑब्जेक्टिव में क्या करता है, जब प्लेन पूछेगा ना तो n1 बटे n2 भी लिखा रहेगा, m1 बटे m2 भी और n1 बटे n2 होगा तो भी सही, ऐसा बात नहीं जो गलत है। लेकिन बिहार बोर्ड में टीचर बड़ा होता है, उसको जो पाया जाता है वही आंसर लगाता है, ठीक ना। तो L1 भी रहेगा और A1 A2 भी रहेगा। A1 A2 टिक करना, L1 L2 में टिक, A को रहेगा तो कोई दिक्कत ये नहीं। नीचे हेडिंग पे लिखो नोट करके, नोटेबल पॉइंट्स, कंडीशन फॉर पैरेलल प्लेन्स और कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर प्लेन्स। पहले एक को लिखना, ऐसे लिखो नोटेबल पॉइंट्स। पहला कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर प्लेन्स। Two planes are perpendicular to each other if कब? जब a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 का मान कितना? 0। और दूसरा लिख लेना कंडीशन फॉर पैरेलल प्लेन्स। Two planes are parallel to each other, parallel to each other if a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। ये भी ऑब्जेक्टिव में एग्जाम अवश्य पूछेगा, चाहे लाइन वाला पूछे चाहे प्लेन वाला पूछे, ये बोले तो जरूर पूछेगा कंडीशन फॉर पैरेलल और कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर। तो दोनों में एक ही चीज लिखा होगा, लाइन में भी वही है, प्लेन में भी वही है। चलो उतार दो, प्रिंट करो, उतारो दोनों को। यही मीनिंग है। a1 b1 c1 क्या है, a2 b2 c2 क्या ऊपर में लिखा चुके हैं। a1 b1 c1 पहले प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन, a2 b2 c2 दूसरे प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो होता है। हो गया प्रिंट। अब समझना आगे कि दो प्लेन के बीच का एंगल निकालने तो बता दिए, अब एक प्लेन और एक लाइन के बीच का एंगल निकालने समझा रहे हैं। यानी एक प्लेन दिया रहेगा, एक प्लेन का इक्वेशन और एक लाइन का इक्वेशन दिया रहेगा और दोनों के बीच का एंगल पूछेगा। तो हेडिंग देना आगे, फॉर्मूला वही यूज होगा, कोई दूसरा फॉर्मूला फिर यूज नहीं होगा। एंगल निकालने के लिए हमेशा यही फॉर्मूला। अगला पॉइंट देना, एंगल बिटवीन a line and a plane। एक लाइन और एक
प्लेन के बीच का एंगल निकाल रहे हैं। मतलब एक लाइन का इक्वेशन दिया रहेगा और एक ऐसे पहले जो बताया उसमें क्या था, दोनों प्लेन का इक्वेशन था। द एंगल बिटवीन द लाइन, देखो यहाँ लिख रहे हैं x माइनस x1 बटे a1, फिर y माइनस y1 बटे और z माइनस z1 बटे c1 एंड द प्लेन, और प्लेन देखो ऐसे लिख रहे हैं ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0 इज गिवन बाय। अब फिगर से समझा रहे हैं कि ये मान लो तुम्हारा प्लेन है, जिस प्लेन का इक्वेशन कितना दिया हुआ बताओ क्वेश्चन में, इस प्लेन का इक्वेशन कितना है ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0, और ये लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन कितना लिखा हुआ है x माइनस x1 बटे y माइनस y1 बटे z माइनस z1 बटे, और इसी दोनों के बीच का एंगल, कौन एंगल है लाइन और प्लेन के बीच में, यही वाला ना, यही एंगल तुमको बताना ये कितना होगा। हम थीटा मान लिए, वही थीटा का मान तुमको बताना। बोलो प्लेन वाला हम क्या समझाए थे, प्लेन के बीच एंगल, एंगल हमेशा किसके बीच निकालते हैं, यहाँ भी नॉर्मल के बीच निकालते हैं, ठीक ना। तो बोलो इस पॉइंट पर एक प्लेन का नॉर्मल खींच दें, देखो ये प्लेन का नॉर्मल मान लीजिए, तो ये एंगल जब थीटा है तो ये एंगल कितना होगा आपको समझाओ। टोटल यहाँ से यहाँ तक 90 है, तो नीचे वाला थीटा है, ऊपर वाला कितना, मतलब कि ये लाइन और प्लेन का नॉर्मल दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 माइनस। जो cos थीटा लिखते थे वो cos थीटा नहीं लिख के हम क्या लिखेंगे cos 90 माइनस। बोलो ये भी एक लाइन है, ये एक, ये दोनों लाइन के बीच का एंगल निकालना, क्या चाहिए उसके लिए, ये दोनों लाइन के बीच का एंगल निकालना क्या चाहिए, डायरेक्शन नहीं लिख सकते हो दोनों का डायरेक्शन रेशियो, इक्वेशन लिखा हुआ है लाइन का, बोलो कौन है इसमें डायरेक्शन रेशियो, नीचे में है, मतलब इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो कितना a1 b1, इस नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो जो x y z का कोएफिशिएंट है, मतलब a, b, बोलो दोनों का डायरेक्शन रेशियो मालूम है, वही फॉर्मूला लिख के एंगल निकलेगा कि नहीं निकलेगा। लेकिन जो cos थीटा लिखते थे वो खाली नहीं लिखते, क्या लिखेंगे cos 90 माइनस थीटा लिखते, अपने वैल्यू निकल जाएगा। बोलो फॉर्मूला बताओ, यही लिखते हैं a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस 2 ने माने abc लिखेंगे a into a1 प्लस b into प्लस c into, फिर रूट अंदर वही a1 या पर a स्क्वायर लिख देते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस, तो cos 90 माइनस थीटा को तुम sin थीटा भी लिख सकते हो। तो जो याद रखने का इच्छा है अपना याद रखना, ऊपर वाला या ये दोनों तो एक ही चीज है। याद रहेगा ना कि लाइन और प्लेन के बीच का एंगल पूछेगा तो हम किसके बीच का एंगल निकाल देंगे, लाइन और उसके नॉर्मल। यदि लाइन और प्लेन के बीच का एंगल थीटा है, लाइन और प्लेन के बीच का एंगल, लाइन और उसके नॉर्मल के बीच का एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा, लिख देंगे cos 90 माइनस थीटा। इसका डायरेक्शन रेशियो हो गया a1 b1 c1 लाइन का, प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो, अब फॉर्मूला पहले से जानते ही हैं, लिख देना, हो गया आंसर आ जाएगा। चलो उतार दो तब प्रिंट करो, बस यही फॉर्मूला याद रखना है। बोलो एक ही फॉर्मूला बार बार लिखा रहे हैं ना, प्रिंट कर लो तब।
देखो अब आगे जो तुमको पढ़ा रहे हैं डिस्टेंस निकालने के लिए पढ़ा रहे हैं, ये लिख देना डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन, किसी भी प्लेन से कोई पॉइंट का डिस्टेंस दूरी। तो देखो समझना, स्ट्रेट लाइन में भी समझाए हुए थे, यदि मान लो ये स्ट्रेट लाइन है ax + by + c बराबर, और कोई पॉइंट p x1 y1 से इस लाइन पर डालेंगे परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर लेंथ कैसे निकालते हैं, pn बराबर परपेंडिकुलर लेंथ। देखो याद रखने समझाए थे कि जिस पॉइंट से लाइन पर डालते हैं ना परपेंडिकुलर, पहले इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट से इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई कराना, मतलब x के स्थान पर x कोऑर्डिनेट, y के स्थान पर पहले लिख देना ax1 + b, अब बटे फिर रूट अंडर x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर फिर y के कोएफिशिएंट का, तो सेम टू सेम फॉर्मूला यहां भी समझना। पहले मान लो कोई प्लेन है, इस प्लेन का इक्वेशन है, इस प्लेन का इक्वेशन है ax + by + cz + t बराबर, अब कोई पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट हम मान लिए x1, इस पॉइंट से इस प्लेन पर डाले हैं परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, तो कितना होगा, तो इस पॉइंट से इस प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करा देना। यहाँ x1 y1 z1 तीनों रहेगा, तीन है, इस पॉइंट से इस प्लेन के इक्वेशन को मतलब x के स्थान पर x कोऑर्डिनेट, y के स्थान पर y कोऑर्डिनेट, z के स्थान पर, अब बटे रूट अंदर वही x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर और z के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। समझ गया, तो लिख देते हैं फार्मूला। 2D में बताया हुआ था सब कि कैसे क्या होता है, सो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, सिर्फ डिस्टेंस दिखा रहे हैं चाहे परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिखा रहे हैं, दोनों सेम चीज है। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट P x1 y1 z1 to the plane ax + by + cz + d = 0 is given that, देखो यहाँ लिख देते हैं pn बराबर, फिर से देखना, फिर समझा रहे हैं फॉर्मूला कैसे याद रखोगे। किसी भी पॉइंट से, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछेगा एकदम क्वेश्चन, किसी भी पॉइंट से इस प्लेन पर क्या डाले हैं परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कितना होगा, कैसे निकालेंगे, इस पॉइंट से इस प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करा, x के स्थान पर x कोऑर्डिनेट, y के स्थान पर z के स्थान पर, बोलो कितना हो जाएगा, ax1 + b y1 + c प्लस अब बटे रूट अंडर x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, मतलब a² b² c², यही आंसर। मोड चूंकि देखो इसलिए लगा दिया लेंथ है, लेंथ कभी नेगेटिव माइनस आएगा विद आंसर प्लस बोलना, ऑब्जेक्टिव में भी माइनस रहेगा ना, हमेशा प्लस ही रहेगा। याद रहेगा फॉर्मूला, उतार लो, प्रिंट कर लो। अब लिखना डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स, बोलो पैरेलल है, अभी लिखाए थे ना जब इक्वेशन लिखा रहे थे, तो दो पैरेलल प्लेन है तो सिर्फ कहाँ अंतर रहेगा, दोनों का कांस्टेंट टर्म खाली अलग अलग रहेगा, बाकी सब कुछ सेम टू सेम। द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स P1, इसका इक्वेशन देखो ax + by + cz + d1 = and P2,
जिसका इक्वेशन ax प्लस by प्लस cz प्लस d2 इक्वल टू, देखो अब देख के बताओ पैरेलल है कि नहीं है? दोनों में x y z का कोएफिशिएंट सेम है, अंतर सिर्फ किसमें है? तो दो पैरेलल प्लेन के बीच का डिस्टेंस कैसे लिखा जाता है? तो दोनों के कांस्टेंट टर्म को घटाते हैं, d1 माइनस, और किसी न किसी को घटाओ, कोई दिक्कत, मोड लगा दिया है, d2 माइनस d1 भी लिख सकते हैं, अपने रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस, स्ट्रेट लाइन में भी समझाए हुए हैं, दो स्ट्रेट लाइन के बीच का इक्वेशन, एक डिस्टेंस एक है ये और दूसरा लाइन है, बोलो क्या लिखते थे फॉर्मूला? c1 माइनस c2 उसका मोड बटे रूट अंडर a स्क्वायर प्लस, वही लिखे हुए, खाली बढ़ गया है z प्लस। अब समझना दो चीज इसमें, पहला चीज सिर्फ से एक बार, लेंथ निकालने वाला जो फॉर्मूला लिखा है कब यूज करना? जब RHS हमेशा क्या रहना चाहिए, नहीं रहेगा तो RHS 0 कर लेना, पहला बात। दूसरा जो शुरू से बोलते आ रहे हैं, हम सारा फॉर्मूला किस फॉर्म का लिखा है? कार्टेशियन। यदि क्वेश्चन वेक्टर फॉर्म में दिया रहेगा क्या करना? पहले कार्टेशियन में चेंज करना, फॉर्मूला फिर लगा देना। ये भी दिमाग में रखना है कि डिस्टेंस निकालना हो, एंगल निकालना कोई रहे, RHS 0 कर लेना है और तब फॉर्मूला लगाना है। दूसरा, यदि वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन दिया हुआ है, पहले उसको कार्टेशियन में चेंज कर लेंगे। आप लोग 11.3 और मिसलेनियस इस दोनों चैप्टर का सभी क्वेश्चन बनाना है, और जो नहीं बनेगा वो फिर हमसे पूछना है, ठीक है? दोनों चैप्टर में जो जो क्वेश्चन नहीं बनेगा वो हमसे पूछ लेना है, सबको हम बताएंगे सॉल्व करके, ठीक? और उसके बाद क्वेश्चन बैंक भी बनाना है, जो कि आज भेज देंगे सभी को ग्रुप में भी। क्वेश्चन बैंक का सब क्वेश्चन, वेक्टर का भी और 3D का भी, ज्यादा है ना, दोनों मिला के लगता 40-48 तो है बस, वेक्टर 3D मिला के, ठीक ना? अब तीसरा बात सुनो, अब नेक्स्ट चैप्टर से वीडियो नहीं बनेगा, क्वेश्चन जो है वो बता के वीडियो बनाना बंद। अब जिसको पढ़ना है आके क्लासरूम में ही पढ़ना होगा। अब आज के बाद कोई वीडियो, मतलब एक वीडियो और अपलोड होगा इस क्वेश्चन का, ठीक? उसके बाद कोई वीडियो अपलोड नहीं होगा। 31 तारीख से इंटीग्रेशन स्टार्ट होगा, 31 अक्टूबर। जिसको पढ़ना आना है उससे पहले आ जाना है, और नहीं तो फिर इंटीग्रेशन फिर दोबारा स्टार्ट नहीं होगा। जिसको आना है 31 से पहले आ जाना है, रूम शिफ्ट करके अपना तैयार हो जाना है। और जो भी आओगे 4 चैप्टर पढ़ के आना है, वीडियो देख के, समझ के, लिख के, क्वेश्चन बना के। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, डिफरेंशिएशन, बात समझ गया? वेक्टर, 3D, ये चारों चैप्टर कंप्लीट करके आना है। ये दोनों के एकदम हार में, ठीक ना? क्योंकि इंटीग्रेशन में ये दोनों चैप्टर का यूज है। नहीं आओगे पढ़ के समझ में नहीं आएगा, अभी 10 दिन मौका है फिर तुम लोगों के पास। चाहोगे तो आराम से ही चारों चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो। दोबारा रिवीजन जो पढ़ लिया है उसको भी पढ़ना है, ये नहीं समझना मेरा पढ़ा हुआ है, वो बात नहीं है। जिसका पढ़ा हुआ है उसको भी पढ़ना है, जिसका नहीं पढ़ा हुआ है उसको भी पढ़ना है। तो अब तुम लोगों पर सारा जिम्मेदारी है। और जो भी स्टूडेंट्स आओगे, एक एप्लीकेशन लिख के अपने मम्मी या पापा से साइन करवा के आना है पेज पर, ठीक ना? मतलब परमिशन कि हाँ हम अपने मर्जी से पढ़ने जा रहे हैं, बात समझ गया? अपने गार्जियन से परमिशन लेके आना है, एगो पेपर पर, कागज पर एप्लीकेशन लिख के कि हाँ अपने मर्जी से पढ़ने जा रहे हैं, गार्जियन का परमिशन है और अपने मर्जी के से हम पढ़ने जा रहे हैं, ऐसा लिख के साइन करवा के आना है सभी स्टूडेंट्स को। बात समझ गया? इतना काम करके आना है। 31 तारीख के बाद अब कोई वीडियो अपलोड नहीं होगा, लास्ट खत्म।